एक ऐसा यूट्यूब चैनल, एक ऐसे नाम, एक शख्स जिससे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान को देखा, दे डिस्कवर्ड द रियल इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ आज हरीश बाली फ्रॉम वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल ऑन माई चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। हाल ही में आपके लिए सिंगापुर सीरीज शूट करके आए हैं और आज इनके साथ बहुत सारी बातें करनी है, प्रैक्टिकल टिप्स लेने हैं फ्रॉम अ वेरी सीजन ट्रैवलर कि क्या 2026 में सिंगापुर को कंसिडर किया जाना चाहिए या थाईलैंड चूज़ करना चाहिए आपको, क्या थाईलैंड बदल चुका है। लेट्स बिगिन। सर वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू जी। तो सर आज आपके साथ मेरे को ना बहुत सारी बातें करनी है और सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, पहली बात तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है थोड़ा इंटरनेशनल कंटेंट प्रेफर करती है, तो होपफुली काफ़ी लोगों ने आपको देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताएं। क्विक इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वीज़ा टू एक्सप्लोर है, आपको तो पता ही है जी। और आज की डेट में हमारे पास 2 चैनल्स हैं, एक ये और साथ में दूसरा हरीश बाली ट्रैवल्स। और मेरे को वीडियोस बनाते हुए लगभग 9.5 साल हो गए हैं जी। तो 2017 जैन में 10 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने इंडिया में तो ऑलमोस्ट समझ लो कि सब कुछ सारे दिखा स्टेट दिया घूम आपने। लिए, कुछ 2-3 स्टेट्स बचे हैं जी। और अब मैंने पिछले 2-3 साल से बाहर घूमना भी स्टार्ट किया है। अच्छा। तो ये है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सर के चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं सर के साथ। सर एक बात बताइए, आई एम सरप्राइज टू सी कि आप पिछले 10 सालों से इंडियन कंटेंट शूट कर रहे हैं, सडनली कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ दैट यू हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, तो व्हाट मेड दैट ट्रांजिशन टू हैपन? 2 रीजंस हैं। एक तो मैं चाहता था कि मैं बाहर ट्रैवल करूं, उससे काफ़ी कुछ ना सीखने को भी मिलता है, लेकिन वो मैंने शुरू के पीरियड में इसलिए नहीं रखा क्योंकि पहले आप अपना कंट्री तो देख लो जी, और अब सेकंड रीज़न मैंने अभी क्यों किया क्योंकि मेरे पास अब इंडिया में चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो गई हैं। तो अब एक तरह से समझ लो मजबूरी भी है, इफ़ आई डोंट गो आउट तो आई विल हैव टू फाइंड विच आई एम करेंटली फाइंडिंग, बहुत डिफिकल्टी हो रही है मुझे डेस्टिनेशन और सर्किट्स चूज़ करने में। और ये है कि अब बाहर जा रहा हूँ तो मेरे को बहुत कुछ ना सीखने को भी मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने पहले नहीं इतनी सोची थी जितनी अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब कोई आप खूबसूरत जगह देखते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल क्या उठता है कि वाह यहाँ निकलता है या कैमरा निकालो? नहीं, ऐसा में कैमरा निकालने का कोई जल्दी नहीं होती, बट हम स्लो ट्रैवलर्स हैं। भले वीडियो में एडिट करके हम उसको कभी कभी 2 दिन या 3 दिन की जर्नी को कंप्रेस करके 1 दिन में दिखा देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कोई बस थोड़ी छूट रही है हमारी जी, स्लो पेस में करते हैं। वेरी गुड सर। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने हाल ही में आई थिंक फर्स्ट ट्रिप आपने बाली का किया था, राइट? आप वियतनाम गए, उसके बाद भूटान का आपने सीरीज़ मैंने देखी थी, बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ थी, वेरी कलरफुल, वाइब्रेंट। सडनली ये सिंगापुर का थॉट 2026 में कैसे आया, सिंगापुर एंड बैंकॉक का, जैसे अभी आप सीरीज शूट करके आए हैं? इसको ना मैं फ्लैशबैक में जाके इंडिया ट्रैवल के हिसाब से बताता हूँ। सिंस आई एम दिल्ली आइट तो मैंने एकदम से जाके तमिलनाडु में वीडियो नहीं बनाया, ठीक है? तो मैंने धीरे धीरे पहले नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स विजिट करे, अपने आप को फैमिलराइज किया, फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा किया। तो बाय द टाइम मैंने तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का वीडियो बनाया, मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था जी। तो सेम चीज़ अभी यहाँ पर है। मान लो मैं अभी एकदम से उठूँ और जाके यूरोप पहुँच जाऊँ, सो आई एम जस्ट बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना, कल्चरल शॉक ना लगे, इस वजह से मैंने सोचा पहले एशियन कंट्रीज करते हैं, फिर हम धीरे धीरे करेंगे। तो बेबी स्टेप कह सकते हो। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो मेरे ना चैनल पे क्या है कि काफ़ी सोलो ट्रैवलर्स देखते हैं वीडियोस, वेरी यंग डेमोग्राफिक्स में देख रहा था चैनल की, लगभग एज ग्रुप 27 से 30 साल। काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं सोलो, तो उनके पर्सपेक्टिव से मान लीजिए काफ़ी लोगों का बजट आज भी कम रहता है बट दे वांट टू ट्रैवल, तो किसी का अगर 1 लाख हो रफली, कौन सी डेस्टिनेशन दोनों में से चूज़ करनी चाहिए, सिंगापुर, थाईलैंड, और कितना लगभग कितना हो सकता है सोलो ट्रैवल के हिसाब से? सोलो ट्रैवल के हिसाब से अच्छा रफली। हाँ कोई बात नहीं, अगर इसमें एयर फेयर इंक्लूड करके चल रहे हो जी 1 लाख बजट में, तो फिर तो मैं सजेस्ट करूँगा गो फॉर थाईलैंड। बट अगर एयर फेयर एक्सक्लूड करके चल रहे हो तो दोनों डेस्टिनेशन हो सकते हैं। वो तो ऐसा मुझे लगता है क्योंकि सिंगापुर का थोड़ा एयर फेयर ज़्यादा है। जी हाँ, राइट। सर एक चीज़ और, आजकल मैं ये देख रहा हूँ, जैसे मैं कंटेंट शूट करता हूँ अपने लिए, अपने चैनल के लिए भी, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी सालों से लोगों की जो परसेप्शन और थॉट है वीडियोस को देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले लोग डेफिनेटली साइट सीइंग वगैरह देखते थे, थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे इमिग्रेशन कैसे होता है, वीज़ा कैसे लेना होता है, खर्चा कितना मेरा बैठता है, डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग, आइटरी। तो आपको कैसे मतलब आपको क्या महसूस होता है पिछले 5 सालों में कि ऑडियंस कैसे चेंज हुई आपके चैनल की? बात यहाँ चैनल की नहीं है, एक ओवरऑल
सोच में बदलाव आ गया है जी। पिछले 5 साल में, ऐसा मैं देख रहा हूँ। पहले ना हम आज से 7-8 साल पहले, मैं खुद बात कर रहा हूँ अपनी, तो लोग सर्च करते थे प्लेसेस टू विजिट इन आगरा, या फॉर दैट मैटर इफ दे वांट टू ट्रैवल आउट, प्लेसेस टू विजिट प्राइम होता था। अब वो ट्रेंड ना धीरे धीरे कम हो गया है, खत्म तो नहीं हुआ, अब ट्रेंड हो गया है एक्सपीरियंसेस की तरफ। एक्सपीरियंस। तो लोग अपने साइट सीइंग के साथ साथ मैं नोटिस कर रहा हूँ कल्चरल एक्सपीरियंसेस को भी लेना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पे कुछ ऐसे रिजॉर्ट में वो लोग रुके जहाँ पर शाम के समय कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हो जिसको देखकर वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के फेस्टिवल्स की वाइब्स को महसूस कर सके, समझ सके। सो बहुत बार होता है फेस्टिवल तो साल में एक ही बार होगा ना, लेकिन काफ़ी रिजॉर्ट होते हैं वो फेस्टिवल के ग्लिम्सेस आपको इवनिंग में दिखाते हैं। तो लोग वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, फूड एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। ये ना चीज़ 6-7 साल पहले नहीं थी। करेक्ट। दिस इज लाइक सेइंग, मतलब एक थोड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल है लेकिन बोलने के लिए, जैसे पहले लॉन्ग फॉर्मेट लोग देखना पसंद करते थे, अब थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया रील के प्रति। राइट। तो वैसे ही ना झुकाव लोगों को आज की डेट में एक्सपीरियंसेस की तरफ ज़्यादा हो गया। राइट, एब्सोल्युटली, ये चीज़ मैं भी फील करता हूँ कहीं ना कहीं। सर एक चीज़ और बताएं कि सिंगापुर और थाईलैंड में आपका इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कि फर्स्ट इम्प्रेशंस देख के आपको क्या लगा सिटी को? देखो, बैंकॉक में के बारे में मेरे को फेयर आइडिया तो पहले से था, क्योंकि एक बार मैं जा चुका हूँ। तो वो वैसा ही था जैसा मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था, विच इज़ लाइक नॉर्मली एक्सपेक्टेड। लेकिन सिंगापुर वाला एक्सपीरियंस तो मेरे लिए ऐसा था, मैं कैसे बताऊँ, आई ओपनर। मैं हैरान हो गई, इमिग्रेशन हुई भी है कि नहीं हुई अभी तक। तो टू बी वेरी फ्रैंक, जब मेरी इमिग्रेशन हो गई वहाँ पे, तो मैंने वो सिक्योरिटी ऑफिसर बैठा हुआ था, तो मैंने पास जाके पूछा, मैंने बोला इज़ माई इमिग्रेशन ओवर? तो हालांकि मेरे को लग रहा था यार हो गई इमिग्रेशन, तो मतलब इतना स्टूपिड लग रहा था, मैं जाके बात पूछ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को पता नहीं चला कि इमिग्रेशन हो भी गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर अपना फेस स्कैन करो, थंब इंप्रेशन करो और यू आर गुड टू गो। तो टाइम के हिसाब से बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि 1 मिनट से ज़्यादा लगा होगा। करेक्ट, इतने सारे उन्होंने फेस स्कैन की मशीन्स लगा रखी हैं, और यही मैंने जाते समय एक्सपीरियंस किया, ये आते समय एक्सपीरियंस किया। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ जो मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया है। एयरपोर्ट्स में क्या होता है ना, जैसे हम गैजेट्स लेके जाते हैं तो हमारा लगेज वो ओपन करवा लेते हैं, लगेज मतलब गैजेट्स, तो हमें कैमरा सारा चीज़ खोल देना पड़ता है और फिर एक एक करके ट्रेज में स्कैन करना पड़ता है। तो मैं हैरान हो गया, पूरा का पूरा बैग ही स्कैन कर दिया इन्होंने। क्रेजी, मतलब मैं हैरान ही हो गया। मैं तो सोचो ना, आप पूरा बैग स्कैनिंग मशीन में डालते हो और उन्होंने बोला डन, फिर सेकंड स्कैनिंग मशीन में दोबारा डाला। तो मतलब वो पूरा, मतलब हमारे लिए बड़ा नाइटमेयर होता है सारे गैजेट खोलना। राइट। एंड यूजुअली बहुत गेट्स के पास ही जो स्कैनिंग हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन अलग से बना है जहाँ पे आपको जाके सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये चीज़ तो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल। एज एन एयरपोर्ट और फैसिलिटी वाइज सिंगापुर एयरपोर्ट कैसा लगा? सच बताऊं तो मैं घूम ही नहीं पाया। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप ना हरीश बाली ट्रैवल्स पे एक वीडियो बनाना सिंगापुर एयरपोर्ट का, लेकिन अब टाइम इतना कट शॉर्ट था कि मैंने सोचा कि रिटर्न में बनाऊंगा। जब मैं वापस जा रहा हूँ, वो मैंने सुबह की फ्लाइट करवा ली, तो मैं इतना थका हुआ था, मैं सोता ही रह गया होटल में, मतलब नींद नहीं खुली मेरी सुबह। ठीक है, तो अगर कोई पहली बार जा रहा है उसको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे एयरपोर्ट पे कोई लैंड करता है, आपको सिम कार्ड की ज़रूरत होगी, आपको मैप चाहिए, आपको टैक्सी बुक करनी है, कोई प्रैक्टिकल एडवाइस आप बताएं जो आप। पहली बात है, मेरे को ना पर्सनल लेवल पे सिम कार्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने तो इंटरनेशनल रोमिंग ले ली थी जी, और वहाँ जाके रोमिंग अपनी एक्सटेंड भी कर ली थी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर आप सिम कार्ड लेते भी हो वहाँ पर लोकल, जो ऑब्वियसली हर कंट्री में लोकल सिम तो चीप ही मिलता है, तो वो आपका ज़्यादा यूज़ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ना वाईफाई फैसिलिटी जगह जगह है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ वाईफाई, तो मैंने देखा नहीं आप किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जाओ और वहाँ बोलें कि वाईफाई नहीं है। जी जी जी, इतना वाइडली अवेलेबल है वाईफाई, वाइडली अवेलेबल और विद अ डिसेंट स्पीड। तो ये तो सिम की बात होगी। ट्रांसपोर्ट भी मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो, हम इंडिया में तो लार्जली दिल्ली में तो जैसे मेट्रो में ट्रैवल करना पसंद करता हूँ मैं, फर्दर कनेक्टिविटी के लिए मैं ऑटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब हर शहर का अपनी एक वाइब है, अपना एक ट्रैवल सिस्टम है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। बैंकॉक में लोग MRT में काफ़ी चलते हैं, ऐसा मैंने देखा। सिंगापुर में जाके मैंने देखा लोग बसेस में चलते हैं। वहाँ पे अपनी गाड़ी का फैशन नहीं है। फैशन क्या नहीं है, इतना महंगा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बड़े लिमिटेड लोग चला सकते हैं। गवर्नमेंट भी वहाँ की इंसिस्ट करती है लोगों के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें ओवर कार्स। आपको उसमें सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, और उसके तो कितना आपको $1.25 लाख $1.5 लाख देना पड़ेगा 10 साल के लिए। और उसके बाद भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको गाड़ी अप्रूव करनी है कि नहीं करनी। एब्सोल्युटली, छोटी कंट्री सर। हाँ, तो अभी जैसे हमने तो क्या किया कि गूगल मैप्स के थ्रू हमने फॉलो किया बस और MRT का कॉम्बिनेशन। फिर एक सिटी मैपर करके ऐप आती है, मैंने वो भी इंस्टॉल कर ली थी। तो सीधा उसमें हम लोग देखते थे और वो बोल देता था यहाँ से 4 मिनट पैदल जाओ, फिर MRT पे चलो, फिर उतर के ये वाली बस ले लेना। तो 1 दिन लगा था थोड़ा अपने आप को
एडजस्ट करने में। उसके बाद तो हमें ऐसा लगा कि सबको बड़ा कंफर्टेबल है। वीज़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिंगापुर वीज़ा का खासकर आपका, बैंकॉक तो ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, आई मीन एज एन वीज़ा एग्जेम्पशन है, अब 30 डेज़ का रह गया, मैं दर्शकों को बता दूं। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस दोनों का बताऊं? हाँ। बैंकॉक का तो जैसे आपने बोला कि आज की डेट में वीज़ा फ्री है, अब उन्होंने टाइम भी मैप कर दिया ना जी, तो मैंने भी उस हिसाब से कर लिया था। और सिंगापुर का एक्सपीरियंस शुरू में मेरे को बड़ा अजीब लगा। जब मैं अप्लाई करने जा रहा था तो मुझे लगा यार मैं क्यों नहीं कर सकता अप्लाई, जी। नॉर्मली हमें आदत होती है ना कि हम खुद कर लेते हैं अप्लाई। तो फिर मेरे को पता लगा कि इनके ना एजेंट्स होते हैं जो सिंगापुर एम्बेसी अप्रूव करती है उन एजेंट्स को, वही स्पेसिफिक एजेंट्स, ऑथराइज्ड एजेंट्स। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी लर्निंग थी। बाकी एजेंट लेवल पे मेरा वीज़ा तो 4 डेज से भी पहले आ गया था, मतलब 3 दिन में आ गया था। अच्छा। हाँ, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लोग 5 दिन जैसा कुछ लिखते हैं, लेकिन इट वाज वेरी स्मूथ। ओके, ग्रेट। तो कुछ भी एडिशनल, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाई और 4 दिन के बाद ठीक पासपोर्ट आपका? हाँ, देखो ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं। आप वहाँ पे जिस भी एजेंट को बोलो तो वो अपने आपको शीट दे देते हैं कि फोटो ऐसी होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस, फिर फीस भी आपको कोई 3400-3500 जैसी फीस थी वो लेनी है, थोड़ी बड़ी है पहले से। हाँ, मतलब ये बता रहा हूँ। तो अब पहली बारी में अगर आपने डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाओगे तो फिर क्या दिक्कत है? राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं होते ना, तो मैंने सोचा था कि मैं एक ही बार जाऊंगा डॉक्यूमेंट लेके। सिंगापुर की सर जो रेपुटेशन है देखा जाए, ये माना जाता है, सुना जाता है कि भाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टू विजिट, चाहे फैमिली हो चाहे सोलो ट्रैवलर हो, अकेला हो। जब मैं भी पहली बार गया मुझे सिंगापुर एक्सपेंसिव लगा। तो आपको क्या लगा कि इज़ इट ट्रू या लोग ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं चीज़ को? मतलब क्या हम उसको सस्ता बना सकते हैं? आपको कहीं फील लगा? कोई टिप्स देना चाहेंगे आप, जैसे पहली बात डे टू डे? पहली बात एक्सपेंसिव है मैंने भी सुना था, लेकिन वहाँ जाके मैंने उसको वैलिडेट कर लिया। मतलब मोर लग गई मेरी मोर लगी एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं सस्ता बनाने के लिए मैंने कुछ गलतियाँ करी जी, जो मुझे लगता है कि अगर बजट में मेरे जैसा पर्सन है कोई जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है तो उसको गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मैंने क्या किया, होटल अपना शिफ्ट करके मैं चला गया ऑर्चर्ड रोड। करेक्ट। ऑर्चर्ड रोड जाने के मैंने 22,000 रुपये एक दिन के दे दिए। वाह। यहाँ मैं रह रहा था 10,000 देके लिटिल इंडिया में, फ़र्क दोनों के बीच में 2.5 किलोमीटर। हाँ। अब क्या रीज़न था मेरे को ऑर्चर्ड रोड जाने का पर्सनल लेवल पे, कि मैं रात को 11 बजे वॉक डाउन करूंगा। सपोज आई जस्ट एक्सप्लोर दी लोकल मॉल स्ट्रक्चर की, रात को देखेंगे कैसा मार्केट रहता है। भाई अगर ऐसा करना भी है तो आपको कौन रोक रहा है कि घूमो घामो, रात को 11:30 बजे ग्रैब लो, अपने होटल चले जाओ। ठीक है। नोबडी स्टॉपिंग यू। रॉन्ग डिसीजन। तो यानी मैंने डबल चार्ज दे दिया उस चीज़ के लिए, और उसके बाद भी मैं वो काम नहीं कर पाया। भाई फटीग हो गया था, हम लोग सो के टाइम पे, मतलब हम लोग ने वो वेंचर नहीं किया। ये गलती एक होगी। तो पहली बात है कि एज इंडियन लिटिल इंडिया के आसपास रुकना समझदारी है। वहाँ पर होटल के पॉइंट से भी समझदारी है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। और बजट की जहाँ तक बात है, अब जैसे इंडिया में हम कहीं जाते हैं और हमें जिस तरह का होटल मिलता है जी 3-4,000 टैरिफ में, सिमिलर होटल वहाँ 12,000 में मिलेगा, जस्ट टू इक्वेट। राइट। तो 4 टाइम्स तो आप होटल का एक्सपेक्ट कर लो। और अब बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए मुझे लगा कि फूड बल्क ऑफ द कॉस्ट ले जाएगा आपकी। अगर आप वहाँ पे जाके किसी 3 टाइम खाना ही है, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर किसी फाइन डाइनिंग में जाओगे तो उसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप लिटिल इंडिया के पास रुके हो, अपने होटल में ब्रेकफास्ट मत लो, वॉक डाउन टू लिटिल इंडिया, हैव सम गुड साउथ इंडियन। जैसा साउथ इंडियन टेस्ट आपको चेन्नई में आएगा और या फॉर दैट मैटर हैदराबाद में आएगा, वैसे ही रेस्टोरेंट वहाँ मिलेंगे। तो फूड की जहाँ बात आती है, मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक कर रही है दिमाग में, पूछना चाहता हूँ आपसे कि फूड में, साउथ इंडियन फूड की हमने बात की, टेस्ट सेम है आपके भाई साहब? सेम मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप सिंगापुर में साउथ इंडियन खा रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि उनका सेटअप उस पे देते हैं, बनाना लीफ में बड़े सारे रेस्टोरेंट। तो आपको मतलब फील ऐसी आएगी कि आप तो इंडिया में ही हो, तभी उसका नाम इन्होंने लिटिल इंडिया दे दिया। या। लेकिन कोई आपको ऐसा इन्फ्लुएंस लगा कि लोकल इन्फ्लुएंस साउथ इंडियन फूड पे कहीं लगा आपको थोड़ा सा, या अपना उन्होंने कुछ? मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा वो जो लोग जो इंग्रेडिएंट भी मंगा रहे हैं ना, वो वहीं से मंगा रहे हैं, मद्रास से यार। हाँ, मतलब चेन्नई से ही आते हैं या साउथ इंडिया से ही आते हैं। और उसका एक क्वाइट ऑब्वियस एग्जांपल भी है, रीजन भी है ना, कि सिंगापुर की तो अपनी एग्रीकल्चर ही नहीं है। वहाँ तो खान पीन भी सब, मुझे लग रहा है 70% बाहर से ही आता है, इंपोर्ट होता है, 80% इम्पोर्ट ही करते हैं वो लोग। हाँ, तो ये तो फूड पॉइंट से हो गया फ्रॉम अ ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऑब्जेक्टिव। और लंच के लिए मुझे ऐसा लगा कि सबसे बढ़िया बेट है हॉकर सेंटर चले जाओ।
अच्छा। वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़े सारे हॉकर सेंटर्स हैं, उसमें से जो आपके होटल के पास हो वहाँ जाओ, और वहाँ पर आपको $6 में, $6 कितने हो गए, 75 रुपए के हिसाब से 450 पौने 500 रुपए मोटा मोटा, तो वो एक पर्सन के हिसाब से आपको बढ़िया सा फूड मिलेगा। और मैं तो हैरान हो गया जानकर कि वहाँ पर लोग तो घर में खाना बनाते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में हम तो जैसे आम इंडियन हफ्ते में एक बार बाहर खाना खा लेगा, रोज तो कोई भी नहीं खाता ना, स्टमक अपसेट हो जाती है। वहाँ तो कल्चर ही नहीं है घर पे बनाने का, वहाँ नहीं है कल्चर। हाँ, ये भी मतलब बड़ी खोज थी मेरे लिए देखना। और नए अब जो मकान बन रहे हैं वहाँ पर उनके अंदर किचन इतना छोटा बना रहे हैं कि वो लोग कि अपना माइक्रोवेव लगाओ, अवन रख लो, और थोड़ा वो जस्ट सेटअप फॉर टी कॉफी और समथिंग, या एक बहुत है तो गैस दे देंगे आपको, वो भी इंडक्शन प्लेट छोटी सी को दे देंगे, जस्ट फॉर यू टू फील की किचन है हमारा, देयर इज अ किचन। तो मेन बात क्या है ना, उनका हाइजीन फैक्टर बड़ा तेज है, अच्छा है, जिसकी वजह से बाहर खाना आपको ना स्टमक के लिए भारी नहीं होता। मेनली जो फूड हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से फूड लोग बाहर खाते हैं, कल्चर है। सर यूजुअली जब सिंगापुर की बात आती है तो एक ही चीज़ आएगी, मरीना बे सैंड सामने आएगा, मर्लियन पार्क आएगा सामने, यही विजुअल्स दिमाग में आते हैं, ख्याल में आते हैं। और यूट्यूब पे आप सर्च करिए, देयर इज़ अ डेल्यूज ऑफ कंटेंट जब आप सिंगापुर ट्रैवल या बैंकॉक ट्रैवल सर्च करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको 3 बेहतरीन जगहें कौन सी लगी बैंकॉक में भी? एक दिन आप बैंकॉक में थे, टाइम कम था आपके पास, एज पर आई नो। सिंगापुर में कौन सी थी आपको 3 बेस्ट जगह लगी? एकदम से जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है वो है जब हम मेरीना बे सैंड्स में होटल के ऊपर चले गए थे, टॉप 56th फ्लोर पे। वहाँ से जब मैंने नीचे देखा था ना तो मैं दंग रह गया था। वो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया, कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल। और उसमें हमने 2 एक्सपीरियंस ले लिए, एक तो ले लिया शाम का 5:30-6 बजे का जब सनसेट नहीं हुआ, और एक सनसेट के बाद का। तो दोनों काम हमारे एक साथ हो गए। तो ये तो मुझे लगता है जब मैं बोल रहा हूँ लाइफ में कभी नहीं लिया, इसका मतलब कुछ तो खास होगा, कुछ तो खास होगा। है। सेकंड चीज़ मेरे को ना वहाँ ओशनेरियम करके है सेंटोसा में, वो बहुत अच्छा लगा। और वो क्योंकि मैंने इस प्रकार से ना कभी देखा नहीं कि फिश इतनी सारी होंगी। मंटा रे आप देख रहे हो, कितनी सारी शार्क में वैराइटीज देख रहे हो, ये कुछ स्टिंगरेज कोई छोटी बात थोड़ी है। और इतनी बड़ी वॉकिंग स्पेस है कि आपको कोई क्लटर महसूस नहीं होगा कि काफ़ी लोग एकदम से आगे टाइप्स। तो उन्होंने बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार किया है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बताया ना कि पिछले 5-7 साल से हम सब महसूस कर रहे हैं कि लाइफ इज़ मूविंग बियॉन्ड साइट सीइंग, राइट। तो उसी में मैं ये बोलता हूँ कि अब मुझे कोई पूछता है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि ट्राई एंड टेक एक्सपीरियंसेस। एग्जांपल के तौर पे सिंगापुर में आप साइट सीइंग को छोड़कर सी व्हाट पीपल आर डूइंग। एग्जांपल के तौर पे आप MRT में ट्रैवल कर रहे हो, लोगों को देखो ना लोग कर क्या रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग आजकल मोबाइल पे लग रहे होते हैं, तो देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे वाले मोबाइल पे क्या देख रहे हैं और वहाँ के लोग मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। मतलब यू नो, ये मैं फूड फॉर थॉट के तौर पे बोल रहा हूँ। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू द टेबल नाउ इज कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, तो वो लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में अपनी टीम्स के साथ काम करते हैं। तो मैंने जब ध्यान से 2-4 लोगों से बात करी ना, तो मैं सोच रहा था ये सब लोग इंस्टाग्राम कर रहे हैं क्या। तो मेरे को तब डिस्कवर हुआ वो लोग अपनी मेल चेक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब ऑफिस से तो निकल चुके हैं वो, लेकिन दूसरे टाइम जोन की टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो कंटिन्यू वो लोग काम करते रहते हैं। करेक्ट। मतलब नॉट टू से कि 24 घंटे करते हैं, बट आई एम सेइंग कि ऑन द गो भी वो चलता रहता है। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने वाला हो गया। फिर एक्सपीरियंस में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। वो ग्रीन मैन होता है ना, जब अपन ज़ेब्रा क्रॉस कर रहे होते हैं रोड, तो ग्रीन मैन को देख के ही रोड पार करनी, नहीं तो $300 का फाइन सामने खड़ा होएगा। स्मोकिंग को लेके तो सारे एक्सपीरियंसेस है ना। और मैंने ये वो देखा है कि च्युइंगम वगैरह जो है वहाँ पे बैन है। च्युइंगम तो अब आउट है फॉर एवरीबॉडी की च्युइंगम बैन है। आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ बैन है। बैन नहीं बोलूँगा, फाइन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप वो ड्यूरियन फ्रूट होता है जी, जिसकी बड़ी खतरनाक स्मेल होती है, टेस्ट अच्छा होता है। ड्यूरियन फ्रूट लेके आप अपने होटल में जाओ, कटवा वो क्या देख रहा है कैसे वो फाइन कर देगा, साथ में प्लेट में फाइन भी आ जाएगा। स्मोकिंग, जैसे हमारे यहाँ तो कहीं भी कोई खड़े होता है सिगरेट पीने के लिए, वहाँ पे आप स्मोकिंग ऐसे डेडिकेटेड एरिया जगह देखनी पड़ती है। फिर बर्ड फेंकना तो और बड़ा चैलेंज है। स्मोक तो कर लिया, लेकिन बर्ड फेंकने के लिए अलग जगह ढूंढो जहाँ उसको रखोगे। और जिस ऑर्चर्ड रोड की बात कर रहे हैं वो तो है ही रिस्ट्रिक्टेड स्मोकिंग जोन। नहीं, हाँ मैंने तो देखा, हाँ वो तो है ही। बाकी अदरवाइज भी एक पर्सन मेरे को मिले, वो तो बोल रहे हैं कि एक बार मेरा $300 का फाइन हुआ था, उसके बाद से तो मैंने सिगरेट लानी बहुत छोड़ दिया, मैं रात को ही पीता हूँ घर जाके। मैंने कहा कमाल हो गया। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी अट्रैक्शन आपको सिंगापुर की लगी जो ओवर हाइप्ड है या मीनिंगलेस थी, लेकिन उस पर पैसे खर्चना ज़रूरी नहीं है? देखो, कोई चीज़ अगर मेरे लिए ओवर हाइप है या मेरे लिए मीनिंगलेस है तो मैं ये नहीं बोलूँगा, दूसरे के लिए भी हो सकता है। बट फिर भी मुझे क्या लगा वो बोलता हूँ। ज़रूर। जब मैं गया ना नाइट सफारी करने के लिए, तो मेरे को मज़ा नहीं आया।
हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी कि नाइट सफारी मिस मत करना, और मुझे लगता है कि मैंने अपने वीडियो में बोला कि मेरे को नाइट सफारी में मज़ा नहीं आया। काफ़ी लोग बोलेंगे भाई बताओ क्यों नहीं मज़ा आया टाइप्स, यू नो, क्योंकि पीपल आर एंजॉइंग दैट, बट मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा, हाँ, अगर मैं बैंकॉक की बात करूं 1 मिनट के लिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैश बहुत यूज़ होता है। क्या आपको कोई ऐसी फैसिलिटी मिली? क्या कार्ड चलाने में कोई प्रॉब्लम आई है? QR पेमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई है? आपको यहाँ कैश ही चलाना पड़ा? क्या आप प्रैक्टिकल टिप देना चाहते हैं कि कैश ज़्यादा लेके जाना चाहिए या कोई और प्रोविजंस हो सकते हैं? पहली बात है, मैंने तो 1 दिन का स्टे किया था बैंकॉक में, तो मैंने 3,000 बात निकाल लिए थे कैश। अच्छा। अब सिंपल सी बात है ना, कैब में अगर आप ट्रैवल करोगे तो कैब वाला तो डेबिट कार्ड आपका लेगा नहीं, ना आपका फॉरेक्स कार्ड लेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके। सम कैब पीपल हैव गॉट दिस मशीन ऑल्सो, ये मैंने सिंगापुर में देखा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं आपसे। वॉलेट से पैसे कट जाते हैं वैसे तो। ठीक है, तो कैश अगर आपने थोड़ा तो कैश होना चाहिए, स्पेशली कैब देने के लिए या फिर ऐसे वेंडर्स को देने के लिए जिनके पास मशीन नहीं है लेने के लिए। अब QR कोड की स्पेसिफिक बात करें तो मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडियन QR कोड चल रहा है सिंगापुर में, लेकिन मैं प्रैक्टिकली ट्राई नहीं कर पाया। या इट विल वर्क इन अ डिफरेंट मैनर एक्चुअली। वो अभी हाँ, इट इज़ इन टॉक्स, लेकिन अभी वो भी अपना QR पेमेंट शुरू करने लगे हैं थाईलैंड वाले। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पे बहुत जल्दी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट का तो कोई नहीं, लेकिन क्या आपको बैंकॉक एज अ सिटी, आप सेकेंड टाइम गए हैं वहाँ पे, आपको ऐसा लगा कि दैट यू शुड रीविजिट द कंट्री ओवर एंड ओवर अगेन? डिड यू फील दैट? क्योंकि जो मेरी चैनल की ऑडियंस है क्रेजी, यू नो, थाईलैंड उनको जब मर्जी ले जाओ और कहीं पे भी जाना है थाईलैंड से होते हुए जाना है। हाँ, तो आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि बैंकॉक एज अ शहर की बात कर रहा हूँ, एज अ ले ओवर डेस्टिनेशन 1 या 1.5 दिन या 2 दिन के लिए बहुत अमेजिंग है। अब दोस्तों, मैं पहली बार जा चुका हूँ 2 साल पहले। जब मैं बाली जा रहा था तो मैं 1 दिन बैंकॉक रुक गया था, हमने एक एपिसोड बना लिया था। इस बार भी हमने ऐसा ही किया जी। तो मैंने 2 विजिट कर लिए, और अब मेरे को लग रहा है मैं तीसरी बार जब जाऊँ तो वो एक्सपीरियंसेस या वो एक्टिविटीज़ करूँ जो मैंने पिछली बार नहीं की थी। ठीक है। स्पेशली फूड में भी और साइट सीइंग में भी। अभी काफ़ी सारी जगहें हैं ना, जैसे ग्रैंड पैलेस मैंने इस बार विजिट नहीं किया। भाई ले देखे तो मेरे पास 1 ही दिन था ना, ठीक है, तो मैं फिर 1 दिन में कैसे करूँ इतना सब कुछ? तो मैंने फिर वो सोचा अगली बार रख लेते हैं। अच्छा। तो मैं 1-2 बार तो और जा सकता हूँ। और बाकी ये तो सिर्फ शहर की बात है ना, अब थाईलैंड तो अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब जैसे जिसका इंटरेस्ट है वैसे वहाँ पे चीज़ें हैं। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेचर के प्रति ज़्यादा है, सी बीचेस मेरे को बड़े पसंद है, तो थाईलैंड में तो कोई कमी है नहीं, लोग जाते ही हैं। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर में आप दोबारा थाईलैंड जाके एक्सक्लूसिव थाईलैंड सीरीज शूट करेंगे? हाँ, मेरे को लगता है कि वो कैरेक्टर, वो एक एलिमेंट है एक कंट्री के अंदर। 100%। इनफैक्ट मेरे को इंटरेस्ट भी है, और कोई बड़ी बात नहीं, मैं 2 साल के अंदर प्रोग्राम बना लूँ तब मैं 4-5 एपिसोड की सीरीज बनाऊंगा। अच्छा। तब हम एक बैंकॉक का बना लेंगे, बाकी 4 हम रेस्ट ऑफ दी रीजन का बना लेंगे। रीजन का नॉर्थ है बहुत अच्छा, साउथ 77 कुछ प्रोविंस है ना वहाँ पे। हाँ जी प्रोविंस एग्जैक्टली। हाँ, तो सर एक चीज़ और है कि आप वियतनाम गए, बाली गए, सिंगापुर गए, आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल लेसन जिसने कम्प्लीटली, इनफैक्ट आप इंडिया में भी आपने, अगर मैं उसकी बात करूं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिला हाल ही में कुछ टाइम के अंदर आपने महसूस किया जिसने आपका ट्रैवल ही चेंज कर दिया या एक सोच बदल दी कंटेंट को बनाने के लिए? देखो, ट्रैवल लेसन मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला कि आज 12 बजे मिला और मैंने 12:30 बजे से मेरी नई सोच बन गई। सो फॉर मी ट्रैवल लेसन इज इवॉल्विंग। तो मैं कुछ देख रहा हूँ, उससे फिर इनटेक ले रहा हूँ। तो अब ना 2 तरह के बिहेवियर्स मैं नोटिस कर रहा हूँ जी। एक बिहेवियर है जिनको फोटो खींचनी है और इंस्टाग्राम पे डालनी है, तो वो है डू एज मच एज पॉसिबल इन अ डे। मतलब अगर आप 8 साइट सीइंग कर लो, 4 फूड, 12 एक्सपीरियंसेस करके अपनी जान को तोड़ दो, विच मीन्स कि बहुत मेहनत करो और वापस आके थक टूट के सो जाओ। तो एक एक्सपीरियंस तो वो है, बड़ी सारी फोटोएं लो, इंस्टाग्राम में लाइक्स एंड ऑल वी ऑल नो। तो वो तो हमारी जैसी कैटेगरी होगी जिनको मतलब लाइटर साइड पे बोल रहा हूँ, तो जिनको आइटनरी फॉलो करनी है, क्योंकि हम तो देखो आइटनरी फॉलो करते हैं और हमारी आइटनरी हेक्टिक होती है, प्लस बहुत समय भी लगता है। अब सेकेंड कैटेगरी है जो मुझे लगता है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जो मैं पर्सनल ट्रैवल में जाता हूँ लेकिन वीडियो ट्रैवल में नहीं जाता, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं लेता, वो है गो स्लो। ओके, मतलब हम वहाँ जाके कोई मेहनत करने तो नहीं जा रहे ना, एक रिलैक्स करने जा रहे हैं। तो हम जब पर्सनल फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत टेक इट इजी रहते हैं। जैसे सुबह आराम से ब्रेकफास्ट करके 9 o'clock जाएंगे, फिर बीच में मतलब ले दे के पूरे दिन में हमने 2 या 3 साइट सीइंग करनी है और एक ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस लेना है, मतलब कुल मिला के 6 बजे तक वापस आ जाएंगे जी। तो ऐसा नहीं कि रात के 10 बजे तक घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। सनराइजेस एक समय था, मैं बहुत
डिज़ायर करता था, अब मैंने सोच छोड़ दिया। मैंने कहा सनराइज मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। सो रो धो के मतलब रो धो के नहीं, सॉरी, ले दे के मेन बात क्या है कि आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छी नींद लो, फिर देन यू प्लान। तो यानी मुझे ऐसा लग रहा है दो तरह से लोगों के बिहेवियर शिफ्ट हो रहे हैं। एक हो रहा है जो आइटनरी लेड फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारे टाइप्स हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया बट समटाइम्स दैट्स ओके। और सेकंड है जो एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है सर, नेशन वांट्स टू नो समथिंग एल्स आल्सो अबाउट यू। हाँ जी। तो बात ये है कि वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसके अलावा कोई आप बिजनेस वेंचर भी करते हैं? इनफैक्ट मैं उसका नाम ले देता हूँ, स्पाइस टू नट्स करके वेंचर है, बिजनेस वेंचर हाल ही में शुरू किया है वाली साहब ने। सर उसके बारे में थोड़ा कोई इंसाइट दें हमें। देखो पहली बात है, हाल में शुरू नहीं किया, अब तो 1.5 साल हो गया। अच्छा, ठीक है। और मैं इसे 3 साल की मेरे विंडो लेके चल रहा हूँ फॉर दिस वेंचर। तो हमारी ना वेबसाइट है, जैसे आपने बताया ना, स्पाइस टू नट्स। सो वी आर गेटिंग स्पाइसेस फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओके। बड़ी छोटी पुरानी सी कहानी है। मेरे को 5-6 साल पहले किसी की ईमेल आई कि भाई आप गए थे, आपने अपने घर के लिए काली मिर्च ली थी, तो अगर आप 5 किलो ले लेते तो उसमें से 100 ग्राम हम भी ले लेते या 200 ग्राम ले लेते। तो मेरे को लगा यार एक बड़ा मुश्किल काम है, मैं कहाँ 200 ग्राम ऐसा किसी को कुरियर करता रहूँगा। तो मैंने आइडिया को स्क्रैप कर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे देखा, फिर मुझे लगा यार मैं इसको बिजनेस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने करके एक स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है। तो अब हमारे पास ज़्यादा आइटम्स नहीं है आज की डेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इसके लिए निकाल नहीं पा रहा। तो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ना बाकी सारी आइटम और डालना चाहता हूँ जो हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है स्पाइसेस में। अब कब होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं जी। और अभी तो मैं कैश लॉस में ये पूरा वेंचर रन कर रहा हूँ। अच्छा खासा कैश लॉस है, मतलब 10-20 हज़ार की बात नहीं कर रही, उससे ज़्यादा है कैश लॉस मेरा पर मंथ। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मेरा 3 साल में वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया तो मैं क्लोज कर दूंगा। मतलब मैं पहले ही 3 साल की विंडो लेके चल रहा हूँ। तो अभी जो स्पेशलिटी है, अगर इफ आई वांट टू बाय समथिंग, हाँ जी, तो कौन सी चीज़ मुझे पहले ट्राई करनी जो मर्जी लो, पहले तो ऐसी बात ही नहीं है। अब केसर का काम केसर से होगा और धनिया काम धनिया से होगा जी। तो वो तो वी कांट रिप्लेस इट ना। तो ऐसे मान लो हमारे पास हर्बल टी भी है। हाँ जी। और इस प्रकार से कुछ आइटम्स हैं। काला जीरा नाम की एक चीज़ है जी, काला जीरा बहुत कम लोगों को पता होता है। हाँ, काफ़ी लोग बार ना लोग काला जीरा को कंफ्यूज कर देते हैं। जीरा, काला जीरा। नहीं, काला जीरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब ये क्या है ना, जैसे आज यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हम काला जीरा लेने जाते हैं तो वो हमारे को ना शुगर वाला काला जीरा मिल जाता है। तो शुगर वाला नहीं होता, मतलब लोग उसको जिनकी हाई शुगर होती है ना वो लोग ज़्यादा लेते हैं, बड़ा कड़वा खतरनाक होता है। ये वो चीज़ नहीं है। तो ये इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, इनफैक्ट 3 जगह मिलता है, पांगी में, किन्नौर में और गुरेज में। तो ये और कहीं मिलता नहीं है। अब लेकिन क्या है ना, वेस्ट बंगाल में या सिक्किम में जाओ तो वहाँ काला जीरा बोलो तो दे आर रेफरिंग टू समथिंग एल्स, जिसको हम कलौंजी बोलते हैं वो लोग काला जीरा बोलते हैं। तो एनीवेज ये लॉन्ग स्टोरी थी। तो आई थिंक ये भी इन्फ्लुएंस है आपका कि ट्रैवल की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया कि आपको जब आपने साउथ में ट्रैवल किया, बहुत ही ज़्यादा साउथ की वीडियोज़ मैंने आपकी देखी हैं, तो उसमें आई थिंक यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट सर्टन वेंडर्स एंड कि वो स्पाइसेस जो हैं वहाँ से लिए जा सकते हैं, पैक करा के वहाँ से मंगवाए जा सकते हैं। तो इट्स ऑल वेरी ऑथेंटिक आई बिलीव, राइट? हाँ बिल्कुल। हमारा अगर मेरे को ऐसे मान लो होलसेल एक ही मार्केट से लेना होता तो मैं फिर अभी तक 8 प्रोडक्ट पे क्यों बैठा होता। आई कुड हैव इजीली डन दिस इन 10 days। जी। प्लस हम लोग ना, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोक्योरमेंट, हम लोग ना बहुत सारा ध्यान ना लैब टेस्ट पे भी दे रहे हैं। तो मैं जैसे हनी का लैब टेस्ट करवाता हूँ जी, एक अच्छा बड़ा खर्चा करके, जैसे करता रहता हूँ। अच्छा, नाइस टू नो। सर अब एक काम करते हैं, ये मैंने कुछ सवाल रखे हुए हैं, वी विल टेक रैपिड फायर राउंड विद यू। ओके, नथिंग ह्यूमरस, वैसे एक आधा बीच में सडनली डालूंगा का सवाल। तो सिंगापुर या बैंकॉक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए कौन सी जगह रिकमेंड करेंगे? बजट पे डिपेंड है और इंटरेस्ट पे डिपेंड है। अब अगर मेरी पूछोगे और मैं कभी नहीं गया, लेट मी गो बैक एंड डिसाइड, तो मुझे लगता है कि सिंगापुर। हाँ, बैंकॉक तब जाऊंगा मैं फर्स्ट टाइम अगर मेरे को कहीं पे और जाना है और मैं एक दिन का ले ओवर लेना चाहता हूँ। सिंगापुर क्योंकि वहाँ पे जाके ना मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मेरे खुद के लिए बड़ी आई ओपनर थी। अभी आपका रैपिड फायर अटक गया बीच में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, वो जैसे एग्जांपल के तौर पे अब सोचो ना, एक कंट्री है जिसने अपनी लैंड एरिया बढ़ा दिया जी, एक्सटेंड किया। अब या फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो या 10th टाइम ट्रैवलर हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह की एक्सपीरियंस आपको कहाँ और मिलेगा। सोचो 25% लैंड एरिया बढ़ा दिया सिंगापुर ने अपना, ओशन में जाके अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। मतलब सैंड का सब दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर सिंगापुर है। अब ये सारी चीजें, एक तो तरीका होता है आप पढ़ लो एंड यू आर नॉलेजेबल, सेकंड होता है आप जाओ और देखो, महसूस करो। महसूस करो। इन रीजंस की वजह से मैंने सिंगापुर बोला। बेटर फूड,
सिंगापुर। बेटर शॉपिंग? बैंकॉक मैंने शॉपिंग में एक्सप्लोर नहीं किया तो नो कमेंट्स, बट सिंगापुर में मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स थे। ख़ास तौर पे वो IMM गया था मैं। सो फूड में मेरे को पर्सनल लेवल पे सिंगापुर में देखा मैंने, लेकिन मुझे लगता है बैंकॉक में ना जो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई है ना वो सिंगापुर में मिलेगी नहीं। वो है जैसे फॉर एग्जांपल पत्थाई नूडल्स, टॉम यम सूप। अब ये थोड़ी मिलेगा सिंगापुर में, मिल भी जाए तो वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, इट इज़ मतलब मैं बैंकॉक या थाईलैंड के फूड को अंडरमाइन बिल्कुल नहीं कर रहा। ये तो एकदम से अब रैपिड फायर में तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है ना कि क्या बोलूँ, बट वेज की वैरायटी मुझे लगा थाईलैंड में ज़्यादा है। जी, सिंगापुर में नॉन वेज वैरायटी, सैलेड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं थाईलैंड में, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मैंने बैंकॉक में बस एक्सप्लोर नहीं करी तो नो कमेंट्स, क्योंकि मैं एक ही दिन था ना। मैंने तो MRT एक्सप्लोर करी, बड़ी अमेजिंग है, सीमलेस है। बट यहाँ क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रुका तो मेरा एक्सपीरियंस सिंगापुर में ज़्यादा था। और बेटर फैमिली हॉलीडे? फैमिली हॉलीडे देन आई थिंक आई विल प्रेफर थाईलैंड। ओके, वाई? बिकॉज वहाँ पे ना मेरे को वैरायटी मिलेगी। जी। अब मैं ठीक है, अब हम सिंगापुर को काफ़ी हद तक कॉन्क्रीट लॉन्ग, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इमारतें हैं, कॉन्क्रीट सिटी करके बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्शन। हाँ, मोस्ट ऑफ द पोर्शंस। लेकिन अब मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो नेचर की तरफ ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको नेचर नहीं मिलेगा, ऐसा खेत खलियान टाइप्स नहीं दिखेंगे। वो तो आपको थाईलैंड में मिल जाएंगे वो एक्सपीरियंसेस, रॉ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। अब जैसे अभी मैंने जिक्र किया, जो वहाँ जाके मैंने समझा कि सिंगापुर तो अपना 80% फूड बाहर से मंगा रहा है। जी, पानी जैसी आइटम भी बाहर से आती है। ठीक है, पीने को पानी जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। तो दोनों के अपने हैं, बट मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आई विल प्रेफर थाईलैंड मोर, अगर इन दोनों से कंपेयर करें। बेटर वैल्यू फॉर मनी देन? उसका आंसर आप दे चुके हैं। थाईलैंड। ओके, मतलब सिंगापुर तो एक्सपेंसिव है ना। और बेटर एयरपोर्ट? सिंगापुर तो अमेजिंग है। सिंगापुर अमेजिंग है। चांगी एयरपोर्ट अच्छा लगा आपको? हाँ, चांगी अच्छा लगा। मैंने जो देखे हैं उन्हीं से बता रहा हूँ। मैंने जो बाहर यूरोप वगैरह में नहीं देखे तो क्या कंपेयर करूँ। हाँ, एक डेस्टिनेशन जो आप दोबारा विजिट करना चाहेंगे कल? दोनों में एक तो बताया ना। अच्छा, इन दोनों में से ही वैसे तो मैं बैंकॉक बोला ना दोबारा जाऊँगा एक बार, और सिंगापुर अगर मैं दोबारा गया तो मैं जो जगहें मेरी इस बार छूट गई, जहाँ मैं नहीं जा सका, वहाँ मैं जाऊँगा। और साथ में ना कुछ एक चीज़ें सिंगापुर की ऐसी हैं जो मैं चाहता था जाके देखूं। जैसे वहाँ पे ना मुझे किसी ने बताया था कि रेस्टोरेंट है वहाँ पर ना वो नहीं होता, रेट कार्ड नहीं होता जी। आप खाओ पियो जितने आपको मन करे उतना पैसे देके चले जाओ। तो ये एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत डिफरेंट। हाँ, तो मैंने ऑल इज नाउ फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कौन सा बन सकता है आपका? मेरा मन करे तो मैं जापान चले जाऊँ लेकिन खर्चा भी तो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा। खर्चा तो पूरा है सर वहाँ पे। वैसे मन तो मेरा कीनिया जाने का भी काफ़ी टाइम से है, देखता हूँ अगर मेरा बन सका तो मैं बनाऊंगा। अगर मैं आपका ट्रिप स्पॉन्सर करूँ तो आप फॉरेन ट्रिप करना पसंद करेंगे, घर आना पसंद करेंगे? अगर मैं आपको टिकट दूँ तो टिकट दोगे तो मेरे तो काम है वीडियो बनाना, तो मैं तो चला जाऊंगा। मेरे को मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं है। फिर तो मैं जापान का बोलूंगा भाई मेरा स्पॉन्सर करना, जापान कर दो, मतलब लाइटर साइड में। वो अलग बात है कि ऐसा मैं किसी इंडिविजुअल से स्पॉन्सर कभी नहीं लूंगा, बिकॉज रैपिड फायर राउंड है सर। हाँ, नहीं बस चलता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमसे बात करने के लिए। तो ये वीडियो थी आज रिगार्डिंग हरीश बारी वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल, और अभी इन्होंने कंप्लीट किया है अपना सिंगापुर का ट्रिप। तो सर ये भी बता दीजिए कि जो सिंगापुर की सीरीज़ है ये कब आने वाली है? देखो, टोटल सीरीज में 5 एपिसोड हैं। बैंकॉक का एपिसोड तो अभी स्टार्ट हो रहा है संडे से, तो जब तक आपका पॉडकास्ट आएगा वो हो गया होगा जी, ठीक है। और जो सिंगापुर के हमने 4 एपिसोड बनाए हैं उसके बाद आ जाएंगे बैक टू बैक। हम संडे को पता ही आपको कि 9 बजे हमारा वीडियो आता है, और टोटल 5 एपिसोड्स। तो ऐसे हम लोग ये करते हैं ना, जैसे जब सीरीज आ रही होती है तो आई स्टार्ट माई नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाइप दिस वीडियो, लिंक दोनों चैनल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलो, ग्रेट है जी, बाय बाय, थैंक्स।